Good morning to all of you. Myself Prasad Shukla, and today we will start the properties of alkane. प्रिपरेशंस हो चुकी हैं. हाँ, एक छोटी सी प्रिपरेशन एल्केन की और बची हुई है. उस एल्केन की प्रिपरेशन कवर कर लेते हैं. देन वी विल स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन. जैसा कि हमने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशंस कवर कर चुके हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 12th स्टैंडर्ड चैप्टर्स, for example alcohol, aldehyde, ketones, acid, amine, ethers, all the compounds can be converted into alkane by using some specific reducing agent that is called red phosphorus and hydrogen iodide. तो सबसे पहले जरा ये छोटा सा टॉपिक एक बचा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए, वो कवर कर लेते हैं. देन वी विल स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन. क्लियर? तो यहाँ पर वी विल स्टार्ट फ्रॉम different types of organic molecules converts into alkane with a suitable reagent Hi plus red phosphorus. तो यहाँ पर एक सबसे पहला जो हमारे पास टर्म है that is called alcohol. If we have an alcohol, या हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, या हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, या हमारे पास कोई कीटोन्स है, ठीक है ना, इवन हमारे पास कोई एसिड है या ऑयल हैलाइड है, या हमारे पास एमाइड है. ढंग से समझिएगा. ऑल द कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन विद अ सुटेबल रिएजेंट. यहां पर हमारे पास एक सुटेबल रिएजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड. ये रिएजेंट के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. रेड फॉस्फोरस जो होता है एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस होता है. हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में टेम्परेचर 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस. यहां पर टेम्परेचर लिख देता हूं मैं, इतना टेम्परेचर होना चाहिए 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस. देन दे आर कन्वर्टेड इनटू एल्केन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. नोट करके आप लिख सकते हो, ऑल दी कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. अब जरा देखें कैसे. मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेता हूं जरा. इनका एग्जाम्पल तो सभी को पता ही होगा. जैसे मान लिया अल्कोहल. अल्कोहल में क्या ले सकते हैं हम? अल्कोहल में ले सकते हैं CH3OH, ठीक है ना. एल्डिहाइड में क्या ले सकते हैं? एल्डिहाइड में ले लें CH3CHO. कीटोन्स में क्या ले लें? कीटोन्स में एसीटोन ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना. एसिड में क्या ले लें? एसिड में CH3C डबल OH ले लें. ऑयल हैलाइड में क्या ले लें? CH3C डबल बॉन्ड OCl ले लीजिए. एसिटाइल क्लोराइड ले लीजिए. और ये ले सकते हैं एमाइड में CH3CONH2 एसिटामाइड ले लीजिए, ठीक है ना. अब ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इससे रिड्यूस होके एल्केन में कन्वर्ट होंगे. CH3 सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन CH4 बन जाएगा, ठीक है ना. 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा. समझ पा रहे ना. 3 कार्बन का एसीटोन है इसलिए CH3 CH2 CH3 3 कार्बन का प्रोपेन बन जाएगा. 2 कार्बन का एसिड है तो 2 कार्बन का इथेन बन जाएगा. 2 कार्बन का ऑयल हैलाइड है 2 कार्बन का इथेन बन जाएगा. और ये भी 2 कार्बन का एमाइड है तो 2 कार्बन का इथेन बन जाएगा. क्या ये बात समझ पा रहे हो? और ध्यान रखिएगा, आयोडीन गैस सभी में निकलेगी. आयोडीन गैस सभी में निकलेगी. यहां साथ में वाटर निकलेगा. लिख लो साथ में, सभी में आयोडीन गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा. सभी में आयोडीन गैस निकलेगी, वाटर निकलेगा. नोट करते चलिए जरा इस चीज को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना. आयोडीन प्लस वाटर, आयोडीन प्लस वाटर. अच्छा, साथ में देखिए यहां पर वाटर है, यहां पर भी वाटर है, यहां पर H और Cl है तो साथ में HCl भी निकलेगा. इस वाली रिएक्शन में यहां पर साथ में HCl भी निकलेगा और यहां पर साथ में अमोनिया भी निकलेगी क्योंकि NH2 ग्रुप है ना, तो अमोनिया भी निकलेगी. समझ पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं? 189. धीरे धीरे करके तुम लोग आते हो, है ना, स्टेप बाय स्टेप. कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग सो के जगे होंगे. तब तक एल्केन ओवर हो गया. समझ पा रहे हैं ना. अच्छा, एक बात और आपको खास बात बता दूं मैं, ये सारे के सारे आगे चैप्टर्स पढ़ोगे आप,
ये सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, मतलब ये सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर से ये कन्वर्जन हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं केवल एल्केन की। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि क्योंकि अभी आप एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ऑयल हैलाइड अमाइड इनकी मैकेनिज्म नहीं जानते हो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि रिडक्शन जो होता है ये वाला एक इतना इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है कि सारे कंपाउंड्स को एल्केन में विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। जनरली क्या होता है कि शुरुआत के जो 3 है ना वो 150 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, और ये जो लास्ट वाले जो 3 हैं ये 200 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने लिख दिया 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पे काम किया जाता है। नाउ इट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, किसी भी कंपाउंड से, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कर सकते हो, ठीक है ना। एक स्क्रीनशॉट ले ले इसका। यहां से प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन ओवर हो जाती हैं, और अब हम बात करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, ठीक है ना। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन कोई खास बहुत टफ भी नहीं होता और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि एल्केन के लिए अगर देखा जाए तो एल्केन के लिए प्रिपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितनी मैंने प्रिपरेशंस पढ़ाई है, क्लीमेंसन हो गया, वुल्फ किस्नर हो गया, कोल्ट्स हो गया, वुड्स हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। Now we will start properties of alkane. Properties of alkane. Properties of alkane. अब जरा देखिए एल्केन की प्रॉपर्टीज में, एल्केन्स having some physical properties as well as chemical properties. तो first of all we will discuss the chemical properties and then फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है जो एल्केन होता है, एल्केन का मतलब होता है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि यहां पर 3 हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं इस तरीके से, देखिए 3 हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई बहुत खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, वही बहुत खास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता है, तो इसको बहुत ज्यादा हम पोलर बॉन्ड नहीं मानते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि कार्बन पर और हाइड्रोजन पर बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा न होने की वजह से यहां पर नॉन पोलैरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। हेंस द मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स विल नेवर रिएक्ट विद द एल्केन, इसीलिए इसको सैचुरेटेड कहा जाता है। सैचुरेटेड का मतलब सैचुरेट हो जाना, सैचुरेट का मतलब है ज्यादा रिएक्शन नहीं होना। मतलब हम एल्केन को कहें HBr से रिएक्शन करवाओ, H2O से रिएक्शन करवाओ, तो ये कभी नहीं करेगा रिएक्शन। तो इसलिए एल्केन की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जो ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनमें से सबसे पहली जो रिएक्शंस है, अच्छा कौन कौन सी रिएक्शंस जनरली जैसे होती हैं, इनकी हैलोजन से रिएक्शंस हो सकती है, हैलोजनेशन हो सकता है इनका नाइट्रेशन हो सकता है, इनका सल्फोनेशन हो सकता है, एरोमेटाइजेशन हो सकता है, आइसोमराइजेशन हो सकता है, इनका कंबशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। बात समझ पा रहे हो ना। तो ये पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज हैं एल्केन की। हम ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक रिएजेंट लेके आएंगे और कहेंगे बताओ इसकी एल्केन रिएक्शन होगी तो व्हाट हैपेंड, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। एक प्री डिफाइंड पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान दिया जाएगा, और वही प्रॉपर्टीज में शायद मेंस लेवल पर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी कौन सी, दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। चलिए हेडिंग डालिए, हैलोजिनेशन। सबसे आसान प्रॉपर्टी हैलोजिनेशन, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। 208 धीरे धीरे उठ रहे हैं, धीरे धीरे करके बच्चे हमारे। देखिए हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, व्हेन एनी एल्केन, राइट डाउन, व्हेन एनी एल्केन इज ट्रीटेड विद, व्हेन एनी एल्केन, यहां कोई एल्केन ले लो, कोई एल्केन का मतलब है मैं जनरल लिख रहा हूं एल्केन, व्हेन एनी एल्केन इज ट्रीटेड विद X2 in presence of sunlight, when any alkane is treated with X2 in presence of sunlight, सनलाइट की जगह इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी कहा जा सकता है, पेरोक्साइड भी कहा जा सकता है, हीटिंग इफेक्ट भी कहा जा सकता है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। अगर एल्केन X2 से सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो हेलोजिनेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है एल्केन। अच्छा एक बात और, यहां पर सबसे खास बात, यहां पर X2 में क्या क्या हो सकता है मैं लिख देता हूं। X2 में फ्लोरीन हो सकता है, X2 में क्लोरीन हो सकता है, X2 में ब्रोमीन हो सकता है, और X2 में आयोडीन हो सकता है। तो यहां पर एक बात बिल्कुल खास आप समझ लीजिए,
हमारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स यानी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस केवल ये दोनों होंगी, एक ये होगी और ये होगी। मोस्ट सेलेक्टिव रिएजेंट्स होते हैं, मोस्ट सेलेक्टिव रिएजेंट्स, क्लोरीन और ब्रोमीन। अच्छा, फ्लोरीन क्यों नहीं होता है? फ्लोरीन इसलिए नहीं होता है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि लैब में जाओ, मीथेन लो और फ्लोरीन डालो, तो जैसे ही आप मीथेन लोगे और जैसे ही आप फ्लोरीन डालोगे ना, तो जानते हो क्या होगा? आप उड़ोगे, मेज उड़ेगी और जो सामान रखा होगा वो सब उड़ जाएगा। एक बॉम्ब बन जाता है। हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली नहीं, बहुत बड़ी वाली हाईली होती है। इसीलिए जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम रिएक्शन करते ही नहीं है। लैब में बिल्कुल नहीं की जाती है ये रिएक्शन, कभी भी एल्केन पर फ्लोरीनेशन नहीं किया जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एल्काइल फ्लोराइड तो बनाया नहीं जा सकेगा। नहीं, एल्काइल फ्लोराइड बनाया जा सकता है। एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड में वहां पर आप पढ़ोगे फिंकेलस्टीन और स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन अभी मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो वो बनता है फ्लोरीन हाईली एक्सप्लोजिव, यहां लिख देता हूं हाईली एक्सप्लोजिव, हाईली एक्सप्लोजिव, हाईली एक्सप्लोजिव बॉम्ब बन जाता है। सीधे सीधे लिख देता हूं, बॉम्ब बन जाता है, ठीक है ना, एक ह्यूमन बॉम्ब बन जाता है। जबकि क्लोरीनेशन आसानी से हो जाता है, नो प्रॉब्लम। ब्रोमिनेशन आसानी से हो जाता है, इवन आइडोनेशन भी होता है। देखिए, ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये उससे थोड़ी कम होती है, ये उससे कम होती है, लेकिन आइडोनेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और आइडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन तो होती है, लेकिन इससे एल्काइल आयोडाइड बनता तो है, लेकिन बनने के बाद वो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, लेकिन वापस फिर चली जाती है एल्केन में। बस समझिएगा, एल्काइल आयोडाइड बनती तो है, मतलब यहां पर क्या होता है कि ये आयोडाइड बनता है, यानी एल्काइल आयोडाइड बनता है, आयोडाइड, लेकिन वो रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। और उस रिवर्सिबिलिटी को इरिवर्सिबल बनाने के लिए कुछ कंडीशंस लगती हैं, हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है, मेनली यहां पर क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन इजिली होता है, ठीक है ना। अब हम इसमें क्लोरीनेशन भी करेंगे और ब्रोमिनेशन करेंगे। तो जैसे क्लोरीनेशन होगा वैसे ब्रोमिनेशन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्लोरीनेशन भी करेंगे और ब्रोमिनेशन भी करेंगे, और आप उसकी मैकेनिज्म भी समझोगे कि कैसे हम काम करते हैं हेलोजेनेटेड पर, और इसमें बहुत सारी बातें करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये एक पूरा लेआउट बना लीजिए। यहां पर पूरा हमारे पास कंपाउंड RX बन जाएगा, है ना, और यहां पर पूरा कंपाउंड RBR बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा, और यहां पर ये वाला जो कंपाउंड है RI बनेगा। और ध्यान रखिएगा, ये वाली रिएक्शन हमने लास्ट वाली कही है कि एल्काइल आयोडाइड बनता है, लेकिन रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बनाने के लिए बहुत सारी कंडीशंस यूज करनी पड़ेंगी। तो RI इससे भी बहुत अच्छा नहीं बनेगा, एल्केन से भी RI नहीं बनेगा। तो फिर आप कंडीशन ये RI कैसे बनाओगे? RI बनेगा एल्काइल हैलाइड से। एक रिएक्शन है फिंकेलस्टीन रिएक्शन, अगर आपने एल्काइल हैलाइड पढ़ा होगा तो वहां पर फिंकेलस्टीन रिएक्शन पढ़ी होगी, इंटरचेंज ऑफ हैलाइड। तो एल्काइल आयोडाइड वहां से बनता है, और फिंकेलस्टीन में एक स्वार्ट रिएक्शन है, उससे फ्लोराइड बनता है। तो ये दोनों एल्काइल हैलाइड में फॉर्म होते हैं, वहां पर प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है, और ये दोनों प्रॉपर्ली यहां से इनका कंपोजिशन परसेंटेज अच्छी बन जाती है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इनको कि किस तरीके से काम करेंगे इसमें। ये जनरल बात समझ में आ गई सभी को? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया मैंने आपसे कहा कि एक रिएक्शन दे रखी है, मीथेन है हमारे पास CH4, और इसकी रिएक्शन करवा दी क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? तो सिंपली आपको पता है कि क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, स्टेप बाय स्टेप ऑल द हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम्स। भाई अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट करें, माइक्रोफोन म्यूट रखिए अपना अपना। CH3Cl, और क्या निकलेगा साथ में? इसका HCl निकल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वन मोर थिंग, वापस अगर क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में ले लिया जाए, क्लोरीन के पास एक्सेस अमाउंट है, तो क्लोरीन वापस फिर से इस पर अटैक करेगा, और ये बन जाएगा क्या? CH2Cl2, ठीक है ना। वापस फिर से क्लोरीन इस पर रिएक्शन करेगा सनलाइट के साथ, अच्छा HCl निकलता जाएगा, तो बन जाएगा CHCl3। वापस फिर से क्लोरीन रिएक्शन करेगा सनलाइट के साथ, तो बन जाएगा CCl4। एक तरीके से देखा जाए एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन भी है, तो क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और पाइरीन, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप ऑल द हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम्स, एंड फाइनली इट कन्वर्ट्स इनटू दिस। ध्यान रखिएगा, रिएक्शन यहां से शुरू होगी, यहीं पर खत्म होगी।
आप ऐसा नहीं है मैं चाहूं यहां पर रोक लो, यहां रोक लो, यहां रोक लो, ये रोकना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहां पर लास्ट होगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिएक्शन यहीं पर रोक दो, यहां पर रोकोगे तो जानते हो क्या है ये? इट इज अ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, इट इज कॉल्ड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ये एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहीं पर स्टेप ये रिएक्शन रुक जाए तो क्या करोगे? मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन करवाओगे सनलाइट के साथ, यहां रुक जाए तो क्या कर सकते हो? तो एक काम कर सकते हो, जानते हो क्या? कि मीथेन पे क्लोरीन जैसे ही डालोगे, जैसे पहला स्टेप बने, क्लोरीन को बाहर निकाल लो कंटेनर से। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं किया जा सकता है भाई। क्लोरीन जब तक रिएक्शन करेगा, जब तक उसको निकालोगे तब तक वो फाइनल यहां पर पहुंच जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या सनलाइट ही बंद कर दो, अंधेरा कर दो, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पता चला आप जैसे क्लोरीन डाली अंधेरा कर दिया। क्योंकि अंधेरे में रिएक्शन जानते हो कौन करता है? फ्लोरीन करता है, वो डार्क में रिएक्शन होती है, ये सनलाइट में रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो अब ये भी सिचुएशन नहीं है भाई। ये आवाज कहां से आ रही है? आप लोग जो है आप लोग प्लीज, मैं सबको फिर म्यूट कर दूंगा। चलिए मैंने म्यूट कर दिया है, अब केवल आप सुन पाएंगे बस। 237। तो यहां पर आके रुकना है। तो यहां पर आकर कैसे रोका जा सकता है? यहां पर रुकने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप ये जो क्लोरीन बहुत एक्सेस में था ना, क्लोरीन को बहुत एक्सेस में मत लो, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में था तो फिर अटैक कर जाता था, फिर एक्सेस में था फिर अटैक कर जाता था। तो आप क्लोरीन को एक्सेस मत लो, क्लोरीन एक लिमिटिंग अमाउंट में ले लो और मीथेन को एक्सेस अमाउंट में ले लो, ठीक है ना। तो नोट करके लिखो कि इफ मीथेन इज इन एक्सेस अमाउंट एंड क्लोरीन इज इन लिमिटिंग अमाउंट, देन इट कन्वर्ट्स इनटू ओनली मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, यानी क्लोरोमीथेन। नोट डाउन, नोट करिए जल्दी से, लिखिए कि व्हेन मीथेन इज इन एक्सेस अमाउंट, मीथेन इज इन एक्सेस अमाउंट एंड क्लोरीन इज इन लिमिटिंग अमाउंट, देन इट कन्वर्ट्स इनटू ओनली क्लोरोमीथेन। तो यहां पर ये केवल बन पाएगा, आगे के प्रोसीड नहीं हो पाएंगे। बात सबको समझ में आ रही है? ओके। अब हम बात करेंगे जरा कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। हम केवल यहां तक की मैकेनिज्म करेंगे, हालांकि आगे भी कर सकते हो, सेम सेम पैटर्न पर काम करेगा कि यहां से यहां तक की क्लोरोमीथेन कैसे बनेगा, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना। तो चलो हेडिंग डालो, मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म क्या है इसकी, बड़ी आसान है मैकेनिज्म, बहुत टफ नहीं है। मैं इसको भी रख कर देता हूं यहां पे। देखो हमने रिएक्शन करवानी है हमको CH4 की रिएक्शन क्लोरीन से करवाई और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई गई। तो ये बन जाता है CH3Cl। देखिए ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हमको करनी है, ये प्रॉपर रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है ना। मैकेनिज्म में बड़ा खास बात समझिएगा, हमने कहा कि एल्केन की प्रॉपर्टी में हेलोजनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कि ये मीथेन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में मीथेन क्लोरोमीथेन बन जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है कि ये पूरी रिएक्शन 3 स्टेप में पूरी होती है। 3 स्टेप में रिएक्शन पूरी होती है। एक होता है इनिशिएशन, एक होता है प्रोपेगेशन और एक होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या है, प्रोपेगेशन क्या है, टर्मिनेशन क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम। सबसे पहले ये जो क्लोरीन दिख रहा है आपको, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन को ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखेंगे Cl और Cl। इसकी अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो आपको पता है कि इट इज द होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, जो कि जीओसी में ऑलरेडी पढ़ा है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, यानी एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आफ्टर फिशन दे विल एक्वायर देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, है ना, यही तो पढ़ा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Cl पर फ्री रेडिकल यहां आएगा और Cl पर फ्री रेडिकल यहां आएगा। बात समझ पा रहे हो? तो कभी भी होमोलिटिकली बॉन्ड का टूटना यही तो इनिशिएट कर रहा है ना, तो हेंस इट इज कॉल्ड इनिशिएशन। इसको हम कहते हैं इनिशिएशन, कि होमोलिटिकली बॉन्ड फिशन में फ्री रेडिकल का जनरेट होना इनिशिएशन होता है। तो आप इसके नीचे नोट करके लिखिएगा, इट इज अ चेन इनिशिएशन। इसको हम इनिशिएशन के नाम से जानते हैं। ये वाला जो हमारा स्टेप है वो इनिशिएशन का स्टेप है। क्या? टू प्रोड्यूस द फ्री रेडिकल
बाय होमोलिटिकली बॉन्ड फिजन इज कॉल्ड इनिशिएशन। ये बात नोट करके नीचे लिखते चलिएगा। क्लियर कि होमोलिटिकली बॉन्ड फिशन एंड प्रोड्यूस फ्री रेडिकल इज कॉल्ड इनिशिएशन। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये जो फ्री रेडिकल है हमारे पास, देखो ना, हमारे पास कंटेनर में मीथेन होगा और मीथेन के ऊपर जैसे तुम क्लोरीन डालोगे तो क्लोरीन के ऊपर जैसे सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट से क्लोरीन इसमें टूटेगा और वो जो सनलाइट से क्लोरीन टूटा है वो मीथेन पर रिएक्ट कर जाएगा। तो मीथेन पर देखो कैसे रिएक्शन करेगा। और वो जो सेकंड स्टेप होता है उसको कहते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपोगेशन। अच्छा, प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना, चलना, आगे बढ़ाना, ये तो प्रोपेगेट करना है ना। अब प्रोपेगेट करने में देखो दो स्टेप्स होते हैं। कैसे? यहां पर ये जो CH4 है ये इस तरीके का CH4 है, ऐसा समझो, है ना। और यहां पर रिएक्शन कौन कर रहा है? यहां पर रिएक्शन कर रहा है एक Cl का फ्री रेडिकल, ऐसा Cl फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा। अब जरा मुझे ये बताओगे कि ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा? ये Cl का फ्री रेडिकल इस पर अटैक कर रहा है, तो ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा? अब आप ये सोच सकते हो कि कार्बन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ज्यादा है, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव में टूटेगा कि फ्री रेडिकल में टूटेगा? तो यहां पर एक खास बात, केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल ध्यान रखो। केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल क्या है कि ये ज्यादा बड़ा है या ये ज्यादा बड़ा है? ऑफकोर्स ये ज्यादा बड़ा है, ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक रिएजेंट है। पूरे केमिस्ट्री का एक जनरल रूल है। रूल ये है कि हमारे पास अगर कोई एक रिएजेंट है, कोई रिएजेंट है और इस रिएजेंट से अगर कोई सबस्ट्रेट है अगर ये, और अगर इससे कोई रिएजेंट अटैक करने आता है, पूरी केमिस्ट्री का एक रूल बता रहा हूं मैं, समझिएगा कि हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट इस पर अटैक करने आ रहा है, तो मैं पूछूंगा प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो कंडीशन ये है कि जिस वेपन के साथ ये आएगा, जिस वेपन के साथ ये आएगा उसी वेपन के साथ इसको लड़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल महाभारत देखी ना सभी ने? महाभारत जानते हो ना, आजकल आ भी रही है, रामायण महाभारत दोनों आ रही है, रामायण और महाभारत। तो उसमें क्या था कि एक रूल बनाया जाता था। रूल ये बनाया जाता था कि जब भी जो दो बराबर के योद्धा होते थे वो हमेशा आपस में बराबर के योद्धाओं से लड़ते थे। छोटा वाला योद्धा छोटे से लड़ेगा, बड़ा वाला योद्धा बड़े वाले से लड़ेगा, हाथी वाला हाथी से लड़ेगा, घोड़े वाला घोड़े से लड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर और अगर इन केस ऐसा होता है कि कोई बड़े वाले योद्धा से छोटा वाला योद्धा लड़ने आता है, मान लिया अर्जुन है, अर्जुन धनुष बाण चलाता है, अर्जुन से मान लिया दुर्योधन लड़ने आ जाता है, दुर्योधन गदा चलाता है, गदा नहीं गदा चलाता है, ठीक है ना, वो गदा है ना, ये तो तलवार होती है, वो गोल होती है ना आगे, गदा चलाता है। तो क्या होगा कि छोटा वाला योद्धा जब सामने आएगा तो बड़े वाले योद्धा को क्या करना होगा, अर्जुन को क्या करना होगा, अपना धनुष बाण किनारे रखना होगा और अपना दुर्योधन वाली फिर गदा उठाएगा और गदा से लड़ेगा। क्योंकि छोटा वाला तो बेचारा अपना ही वेपन चला पाता है, तो बड़ा वाला क्या करेगा, छोटे वाला ही वेपन निकालेगा और उससे लड़ाई करेगा। ये एक रूल बनाया गया है। यही रूल केमिस्ट्री वालों ने भी सीख लिया, ये पता नहीं कब सीख लिया, लेकिन केमिस्ट्री वालों ने भी यही रूल सीख लिया कि जब भी कोई रिएक्टेंट होगा उसके पास कैटायन भी है, एनायन भी है, फ्री रेडिकल भी है। अब इट डिपेंड्स कि इस पर अटैक करने कौन आ रहा है। जिस वेपन से, अगर ये प्लस वाला होता तो ये प्लस माइनस में टूटता, अगर ये फ्री रेडिकल वाला है तो ये फ्री रेडिकल में टूटेगा, अगर ये मान लिया कोई और इंटरमीडिएट के साथ होता तो ये वैसे ही टूट जाता। क्या समझ पा रहे हो? फैन ऑन कर दूं, गर्मी लग गई हमको भाई। क्लियर है? तो ये वाला टर्म है फ्री रेडिकल का। तो फ्री रेडिकल ये किसमें टूटेगा? फ्री रेडिकल में। समझ गए? ये बेचारा छोटा सा देखो भाला लेके आया है, इसके पास बड़े बड़े हथियार तो सब रख देगा, ये भी भाला निकालेगा और भाले से भाला लड़ाई करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर वही सिचुएशन आएगी सीधे सीधे। तो ये वाला टूट जाएगा, तो ये वाला टूटेगा, तो ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। बात समझ पा रहे हो? तो यहां क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल और प्लस HCl निकल जाएगा। देखो भाई, प्रोपेगेशन का मतलब यह है कि एक फ्री रेडिकल को और जनरेट कर दिया, रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर दिया। ये CH3 क्या कहेगा कि अच्छा खासा CH4 था, अच्छा खासा मीथेन था, मतलब बिल्कुल Cl फ्री रेडिकल ने बर्बाद कर दिया इसको, देखो CH3 कर दिया और ये हाईली रिएक्टिव हो गया। अच्छा खासा वहां जी रहा था, Cl आया और फ्री रेडिकल बना के चला गया, मतलब क्या था और क्या बना दिया, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये वापस CH3 फ्री रेडिकल वापस फिर से, इसके पास क्या होगा, इसको किसने आबाद किया था, इस Cl2 के Cl ने, तो वापस ये फिर से कहेगा कि मैं Cl2 पर रिएक्ट करूंगा, ये वापस फिर से Cl2 पर रिएक्शन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंटेनर में Cl2 होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहां बन जाएगा CH3Cl और प्लस ये Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल।
बात समझ पा रहे हो? और ये Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा, इसको किसने आबाद किया है वापस फिर से, क्या ये Cl फ्री रेडिकल वापस फिर से रिएक्शन करेगा मीथेन, और मीथेन फिर, यानी ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल लूप की तरह चलता रहेगा। लूप समझते हो ना? मतलब ये पहले CH3Cl पे जाएगा, Cl फिर वापस CH4 पे अटैक करेगा, CH3 बनेगा, CH3 वापस फिर Cl2 पे अटैक करेगा, लगातार लूपिंग चलती रहेगी, और इसी को कहते हैं प्रोपेगेशन। ये दोनों के दोनों स्टेप्स प्रोपेगेट करते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन में पूछा जाता है इसमें बताओ कौन सा प्रोपेगेशन स्टेप है, तो प्रोपेगेशन स्टेप बिल्कुल यही रहेगा। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आता है टर्मिनेशन का। तीसरा स्टेप आता है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन स्टेप का मतलब ये होता है कि जब फ्री रेडिकल आपस में अटैच होके फ्री रेडिकल को रिमूव कर देते हैं और एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो वो देखिए Cl जो है हमारे पास, यहां देख लीजिए Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में बनकर Cl2 बन जाते हैं यहां पर, और दूसरा CH3 फ्री रेडिकल आपस में CH3 फ्री रेडिकल से अटैच होकर बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना, और यहां दिखाई दे रहा है। और तीसरा CH3 फ्री रेडिकल Cl से अटैक होके बन जाता है CH3Cl। भाई देख लूं, तुमको दिखाई दे रहा है? ठीक है ना? नीचे वाला स्टेप शायद तो दिखाई दे रहा हो, तो इसको हम नीचे वाले को यहां लिख देते हैं, ठीक है ना? ये वाला एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, इतना नोट करो, पहले एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। यहां पर ये जो तीसरा स्टेप है वो यहां लिख देता हूं मैं, CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से अटैच होकर बन जाता है CH3Cl। यानी कि स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ये 3 स्टेप टर्मिनेशन के हैं। टर्मिनेशन में केवल और केवल इतना होता है कि दो फ्री रेडिकल आपस में अटैच होकर कंपाउंड मॉलिक्यूल बना देते हैं और फ्री रेडिकल हट जाता है। और ये जो 2 स्टेप्स हैं ये हमारे प्रोपेगेशन के हैं, और जो एक स्टेप है वो हमारे पास इनिशिएशन का है। यहां खास बात देख लीजिए, जब भी ये आपको रिएक्शन लिखी होगी तो यहां पर देखो क्लोरोमीथेन बनता है एज ए मेजर, लेकिन साथ में देखिए इथेन भी बना है, कभी नहीं दिखाया गया है वहां इथेन, और दिखाया भी नहीं जाता है, लेकिन वहां इथेन भी बनता है। वहां पर देखिए ये हमारे पास जितने तीनों बने हैं ना, वो तीनों के तीनों पार्ट्स वहां बन जाते हैं, लेकिन क्लोरोमीथेन एक मेजर प्रोडक्ट यहां बन जाता है हमारा। तो ये एक मेजर प्रोडक्ट होता है, इसलिए रिएक्शन यहां पर दिखाई जाती है, ठीक है ना? नोट करिए, एक बार फिर से इसको समझा देता हूं मैं और फिर आगे बढ़ता हूं। जल्दी से नोट करिए। देखिए सबसे पहले इनिशिएशन होगा, क्लोरीन होमोलिटिकली बॉन्ड फिशन होगा, Cl फ्री रेडिकल में रिमूव हो जाएगा। ये Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा, वापस मीथेन से रिएक्शन करेगा। मीथेन से रिएक्शन करने पर मीथेन का जो बॉन्ड टूटेगा, ये रहा अर्जुन, ये रहा शकुनी, चलो दुर्योधन, ठीक है ना? दुर्योधन के पास छोटी सी गदा है, छोटी सी, ये है अर्जुन, इसने क्या किया, इसके अकॉर्डिंगली अपना बॉन्ड तोड़ा, फ्री रेडिकल। अच्छा यहां पर एक बात और समझ सकते हो, ये फ्री रेडिकल आप ये भी कह सकते हो, ये फ्री रेडिकल CH3Cl पे अटैक कर जाए और H फ्री रेडिकल अलग हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसके बीच की बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए H और Cl का बॉन्ड अटैच होना ज्यादा आसान होता है। H और Cl का बॉन्ड अटैच होना ज्यादा आसान है, इसलिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन हमेशा, वो एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट होता है ना, तो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन अप्लाई होगी। HCl निकल जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। CH3 फ्री रेडिकल कहां से बना, मीथेन से बना। किसने बनाया, Cl2 ने बनाया। तो CH3 फ्री रेडिकल क्या करेगा, वापस फिर से Cl2 से रिएक्शन करेगा, Cl2 से रिएक्शन करने पर CH3Cl बन जाएगा, यही मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, Cl फ्री रेडिकल निकल जाता है। वापस Cl फ्री रेडिकल फिर से किस पे अटैक करेगा, वैसे ही मीथेन पर अटैक करेगा। ये मतलब ये पूरा लूपिंग चलती रहती है, ठीक है ना? ये है दोनों चेन प्रोपेगेशन, और उसके बाद फाइनली टर्मिनेशन में Cl फ्री रेडिकल Cl2 बन जाएगा, CH3 से इथेन बन जाएगा, और CH3 और CH3Cl बन जाएगा। आसान भाषा में कहें तो ये होता है ना, कि CH4 Cl2 से रिएक्शन करेगा तो CH3Cl बन जाएगा। अच्छा एक बात यहां पर और समझनी है आपको, ये सिंपल हमने कहा है मीथेन है, और यहां कंडीशन ये है कि ये एक्सेस में लिया जाएगा, ये लिमिटिंग लिया जाएगा, इसलिए यहीं पर रिएक्शन रुक जाएगी। अगर रिएक्शन नहीं रोकी जाएगी तो बिल्कुल वैसे ही मैकेनिज्म आगे प्रोसीड हो जाती है, ठीक है ना? अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा जरा, बड़ी आसान सी चीजें हैं, बहुत टफ नहीं है। घर में थोड़ी सी घर बैठ के फीलिंग लो, है ना? आजकल तो घर में बैठना है, तो बस खाते पीते जाओ और फीलिंग लेते जाओ। देखो इसको भी रब कर देता हूं मैं। अब अगर मान लिया मैंने यहां कहा होता इथेन, CH3 CH3 और रिएक्शन करवा दी होती क्लोरीन से
सनलाइट की प्रेजेंस में वैसे, और हम बात करते हैं ये एक्सेस में है, ये लिमिटिंग में है, तो क्या बनेगा, मोनोक्लोरो बनेगा। ठीक है ना, तो यहां पर हमेशा क्या बनेगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनते रहेंगे। क्या बनेंगे, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, जिसको कहते हैं एमसीडी। एमसीडी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। याद करिए, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, याद है ना। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब होता है वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन क्लोरीन एटम, क्लोरो है ना, तो वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन क्लोरीन एटम एंड फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट आयुपैक आर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, तो अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताओ इसमें कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स होंगे, तो कैसे कहोगे भाई, एक बार क्लोरीन कहां अटैक कर सकता है, एक बार क्लोरीन यहां अटैक कर सकता है, और एक बार क्लोरीन यहां अटैक कर सकता है, तो दोनों सेम कंपाउंड्स हैं। यहां बन जाएगा CH3 CH2 और Cl, तो यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो गए, 1। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स क्या होता है, या क्लोरीनेशन क्या होता है, कि ऑल द हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम्स विद डिफरेंट आयुपैक्स आर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। तो वहां पर इस तरीके से एक क्वेश्चन जनरली मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का पूछ लिया जाता है। अच्छा, वो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो के पार्ट पे भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया, अब जरा एक बात समझिए, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लिखा हुआ है CH3 CH3 और यहां पर लिखा है CH2 और CH3, मैं आपसे कहूं कि इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करवाई जाती है सनलाइट के साथ में, तो बताओ कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब है एक Cl यहां लग सकता है, ठीक है ना। अब यहां वाला और यहां वाला कॉमन है, ये आपको आईयूपीएसी अच्छे से आनी चाहिए, कि सिमेट्री आपको देखना आना चाहिए। नहीं आता है तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हो। एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा, बस समझ पा रहे हो। तो टोटल कितने हो गए, 4, और चारों आपको यहां पर बनाने होंगे। एक Cl यहां पे लगेगा और एक Cl यहां लगेगा और एक Cl यहां लगेगा और एक Cl यहां लगेगा। आपसे पूछा जाए कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, वो भी एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। लेकिन अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो कह दिया गया तो यू हैव टू चेक। ये कार्ल सेंटर है तो इसमें कितने हो गए, 2। इसमें कोई कार्ल सेंटर नहीं, इसमें एक ही रहेगा। इसमें एक ये कार्ल सेंटर है, कितने हो गए, 2, और इसमें एक भी कार्ल सेंटर नहीं, इसमें 1। तो 2 3 4 5 और 6 जो आंसर होगा वो होगा इंक्लूडिंग स्टीरियो, और जो 4 होगा वो होगा एक्सक्लूडिंग। तो आई थिंक हेलोजनेशन में मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आप आसानी से बना सकते हो। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, समझ गए ना, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, ये तो तुम समझ गए। अब मैं आपको एक इसी से रिलेटेड एक होम असाइनमेंट दे देता हूं। एक होम असाइनमेंट देखता हूं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया, ऐसा, और यहां पे लगा दिया मैंने, ये मतलब समझते हो, स्टीरियो केमिस्ट्री तो पढ़ लिया तुम लोगों ने, है ना। ये यहां लगा दिया मैंने ब्रोमीन, ठीक है ना। और मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका एमसीडी बताना है, और आपको बताना है इंक्लूडिंग स्टीरियो कितना आंसर होगा। मतलब कुछ नहीं किया है हमने, केवल और केवल यहां पर अबव द प्लेन एक BR लगा दिया है, ठीक है ना। आपको बताना है टोटल कितने एमसीडी होंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो। समझ पा रहे हो, क्लियर। तो ये आपका होम असाइनमेंट, ये आपका होम असाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा कैसे। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। रब कर रहा हूं इसको। अब जरा एक खास बात देखो, खास बात, हेलोजनेशन की एक खास बात। अगर मान लिया क्वेश्चन ये दिया जाए CH3 CH2 CH3, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन करवा दी जाए क्लोरीन से, ठीक है ना। अब क्लोरीन से रिएक्शन करवाई जाएगी तो अब आप कहेंगे कि भाई यहां पर ये भी बन सकता है, CH3 CH2 और CH2 एक Cl ये बन जाएगा, और यहां पर एक बन जाएगा CH3 CH और CH3 एक Cl ये बन जाएगा। अच्छा, एक बात और नोट करके आप लिख लो कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। ये बात आप नोट करके लिख लो, क्या कि जो ऑर्डर होता है ना वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है और फिर आयोडीन का होता है। बिल्कुल वैसे ही ये जो है हेलोजनेशन में ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है टुवर्ड्स एल्केन। एल्केन की रिएक्शन अगर फ्लोरीन से करवाई जाए तो ये सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये। फ्लोरीन में क्या होता है कि अच्छा आप ये गलती कर सकते हो कि क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा होती है,
तो ऑर्डर में फ्लोरीन ज्यादा क्यों आ गया? तो वो उसका एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है, बिकॉज इट इज अ हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन। इससे इतना ज्यादा एक्सप्लोजन निकलता है कि जिससे एनर्जी जो है इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए रिएक्टिविटी इसी की सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है ना? तो ये बात आप नोट करके लिख लेना है कि द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस इज फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर अगर मान लिया मैंने आपसे कहा है कि प्रोपेन जो है क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में कौन मेजर है, कौन माइनर है, कौन मेजर है, कौन माइनर है। तो अब आप ये कहोगे कि भाई ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर यहां पर फ्री रेडिकल आएगा तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, यहां पर फ्री रेडिकल आएगा तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल 6 हाइपर कंजुगेशन के साथ है, और 1 जो डिग्री फ्री रेडिकल है वो 2 हाइपर कंजुगेशन के साथ है। तो ऑफकोर्स यही मेजर है, और आंसर भी यही सही है, यही मेजर होता है, यही मेजर होता है और यही माइनर होता है। ठीक है ना? ये है अप्रॉक्स 45% के आसपास आता है, और ये वाला अप्रॉक्स आता है 55% के आसपास। ये 45% आता है, 55% आता है। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा ये कंसेप्ट सही हो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये हमेशा इंटरमीडिएट पर डिपेंडेंट हो ऐसा हमेशा नहीं होता है। भाई अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्या, मैकेनिज्म कैसे फेल हो गई? मैकेनिज्म में देखो ना, यहां पर सिचुएशन ये थी CH3 CH2 और CH2 फ्री रेडिकल, और यहां पर सिचुएशन क्या थी CH3 CH और CH3 फ्री रेडिकल। तो ऑफकोर्स आप कहेंगे ये ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आंसर यही तो सही होगा, और सही है भी, नो प्रॉब्लम। तो यहां तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी आगे आएगा, कहानी में ट्विस्ट आगे आएगा कि यहां पर ये है क्लोरो और ये है, तो ऑफकोर्स ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। हालांकि 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होते हैं और दोनों में नीचे वाला मेजर है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कम स्टेबल वाला भी ज्यादा मेजर हो जाए? तो जरा देखो, देखिएगा जरा, यहां पर मैं इसको रख करता हूं, मैं क्वेश्चन देता हूं। देखो CH3 CH3 CH3, यहां H लगाया जा सकता है ना, इट इज व्हाट, आइसोब्यूटेन, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवाई जाए। तो अब मैं आपसे पूछूं कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे? तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव तो आप सबको मालूम है, एक यहां अटैक कर सकता है, यहां कराओ, चाहे यहां कराओ, चाहे यहां कराओ, तीनों में से कहीं करा दो, और एक यहां कराया जा सकता है। तो आंसर तो हमारे पास यही बनने वाला है भाई। देखो, एक बार CH3 और यहां CH3 और यहां CH3, एक बार Cl यहां लगेगा और एक बार लगेगा यहां पे, यहां लगा दो, बना देते हैं CH3, यहां लगेगा CH2Cl और यहां लगेगा CH3 और यहां लगेगा क्या, H। तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। अब मैं आपसे पूछूं विच वन इज मेजर, तो बिना किसी इफ एंड बट के आप यही कहोगे यही मेजर है। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री है। और ध्यान रखिएगा, जनरली बुक्स में ऐसा लिखा भी होता है, यही कहा जाता है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं। देखो उसमें है भी, और ऐसा लिखा भी होता है। तो आप लिख लो इन जनरल, नोट करके लिखो इन जनरल द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, नोट डाउन। आप इस बात को पहले लिखो अच्छे से, पहले लिखेंगे फिर काटेंगे। इन जनरल लिखा रहा हूं कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर लास्ट में मीथेन। ये होता है भाई। देखो ये 3 डिग्री है तो 3 डिग्री, यहां पर देखो 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, 2 डिग्री ज्यादा था, 1 डिग्री ज्यादा था। अब यहां पर अगर आपसे कहा जाए इन दोनों में कौन मेजर है, तो आप जैसे ही कहोगे ये बस हो जाएगा गलत। यहां पर ये है मेजर, ये है मेजर और ये है माइनर। आया ना कहानी में ट्विस्ट? ये है मेजर, ये है माइनर, जबकि 3 डिग्री वाला ज्यादा मेजर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां हेलोजनेशन में कोई और कहानी चल रही है। समझ में आ रहा है ना? कोई और कहानी चल रही है। और कौन सी कहानी चल रही है? परसेंटेज निकालने का तरीका इन जनरल तो हमें पता है कि भाई स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली किया गया तो एक्सपेरिमेंटली करने पर वहां परसेंटेज जो कंपोजिशन है ना वो अलग तरीके से निकाला गया। और वो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, आप इतना तो बिल्कुल सही कर दोगे कि भाई इन दोनों में कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हैं, ये बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 1। लेकिन जब भी आपसे मेजर और माइनर पूछा जाए तो उसकी कंडीशन पे आपको 3-2 डिग्री, जनरल तो ऐसा ही होता है, 90% तो ऐसा होता है, लेकिन जहां पर वेरिएशन होगा उसके लिए आपको समझना होगा। और परसेंटेज, हाउ कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज, हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इस परसेंटेज को निकालने का तरीका है हमारे पास। ठीक है ना? तो बस वही कहानी में ट्विस्ट है, हम देखेंगे परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। जो मोनोहेलोजेनेटेड प्रोडक्ट होते हैं, हाउ कैन वी डिटरमाइन द परसेंटेज, हम बात करेंगे व्हाई इट इज अ माइनर, व्हाई इट इज अ मेजर। ठीक है ना? सबसे पहले हम देखेंगे इसका कितना परसेंटेज है, हम देखेंगे इसका कितना परसेंटेज है। दोनों का परसेंटेज अभी हम चेक करते हैं।
ठीक है ना। तो यही दोनों क्वेश्चन हम परसेंटेज के बिहाफ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ऊपर वाला ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं परसेंटेज का, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो जरा परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो आप एक सब हेडिंग डाल सकते हो, द परसेंटेज ऑफ मोनोक्लोरोडेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। देखो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले ध्यान रखना होगा, जो क्लोरीन एटम होता है, क्लोरीन एटम के लिए कुछ वैल्यूज हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए इसका रिएक्टिविटी वैल्यू होती है 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए इसकी रिएक्टिविटी वैल्यू होती है 3.8 और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू होती है 5। ये क्लोरीन के लिए है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लोरीन में ही होते हैं। इवन ब्रोमीन आयोडीन का भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। आयोडीन तो बिल्कुल ही नहीं है। ब्रोमीन के लिए भी लिख देते हैं। ब्रोमीन में इसके लिए वैल्यू होती है 1, इसके लिए वैल्यू होती है 82 और इसके लिए वैल्यू होती है 1600। क्या होती है भी समझा रहा हूं मैं। ये क्लोरीन के लिए वैल्यू है, ये ब्रोमीन के लिए वैल्यू है। आप इस बात को लिख लें कि द रिएक्टिविटी वैल्यू ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इज 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन इज 3.8, 3 डिग्री हाइड्रोजन इज 5 फॉर क्लोरीन, फॉर ब्रोमीन। ठीक है ना। इसका तो हम यूज ही नहीं करेंगे, आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। जनरली ज्यादातर क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब इन रिएक्टिविटी वैल्यू का क्या मतलब है, इन रिएक्टिविटी वैल्यू का मतलब समझो जरा। ठीक है ना। ये वैल्यू मैं रब कर देता हूं भी, मैं केवल क्लोरीन की बात कर रहा हूं, है ना। कि जैसे मान लिया मैंने कहा कि ये वाला जो प्रोपेन है, इसमें ये 1 डिग्री क्लोरो है, ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। 1 डिग्री वाला अगर परसेंटेज निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। इसमें हमें देखना होगा कि इसमें कितने प्राइमरी हाइड्रोजन हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन 3। तो जो प्राइमरी हाइड्रोजन 3 है, एक प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 1 होती है, तो इसलिए 6 प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी होगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है 2 और सेकेंडरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी होती है 3.8। टर्सरी हाइड्रोजन इसमें कोई है नहीं। ठीक है ना। तो यहां पर बस वही कंसेप्ट है। 1 डिग्री के लिए हमें देखना होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन में कितने हैं टोटल, 6 × 1 इट शुड बी 6। 2 डिग्री हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन है 2, यानी 2 × 3.8 कितना हो गया, ये 7.6। यही होगा ना। देखो भाई, ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करना होगा कि अगर मुझे परसेंटेज निकालना है 1 डिग्री का, तो परसेंटेज इसके निकालने के लिए क्या होगा, यहां पर लिखा जाएगा 6 अपॉन, मतलब जो 1 डिग्री वाला है वो अपॉन टोटल। अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 6 + 7.6 × 100। इट इज परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री। और 2 डिग्री का परसेंटेज निकालना होगा, ये 1 डिग्री परसेंटेज। 2 डिग्री परसेंटेज अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, 2 डिग्री परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक उसी से 100 से माइनस कर दो, या यहां पर लिख सकते हो 7.6 अपॉन 6 + 7.6 × 100। बात समझ पा रहे हो। तो ये परसेंटेज निकलता है और ये एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है कि परसेंटेज कैसे निकाला जा सकता है। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको ये वैल्यू सारी ध्यान रखनी होगी। क्या ये क्लियर है। तो इस तरीके से हम ध्यान रखना है। 1 डिग्री होगा तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिग्री वाले को 3.8 से मल्टीप्लाई करोगे, और 3 डिग्री होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां पर 3 डिग्री नहीं इसलिए छोड़ दिया। और अगर 1 डिग्री का परसेंटेज निकालना तो 1 डिग्री वाली वैल्यू अपॉन टोटल, 1 डिग्री + 2 डिग्री + 3 डिग्री। 3 डिग्री नहीं है तो छोड़ दिया है। 2 डिग्री का परसेंटेज निकालना है तो 2 डिग्री वाली वैल्यू अपॉन टोटल, और 3 डिग्री वाला निकालना हो तो 3 डिग्री वाली वैल्यू अपॉन टोटल। ये एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड बाय दिस कॉन्सेप्ट। वो जो डिग्री और इंटरमीडिएट वाला था वो जनरल कंसेप्ट होता है, कभी सही भी हो सकता है और कभी गलत भी हो सकता है। ठीक है ना। तो परसेंटेज देख लो, अप्रॉक्स वही मैच होना चाहिए। ये 6 वही अप्रॉक्स 45 और 55 मैच होना चाहिए भाई। ठीक है ना। वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं की मैंने, बट आई थिंक इट शुड बी सेम। कैलकुलेट करिएगा, सेम आता है। ठीक है ना। तो यहां ये सिचुएशन है। अच्छा, अब जरा दूसरे वाली कंपाउंड की बात कर लें। ये समझ में आया ना। ये हाइड्रोजन क्लोरीन के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटीज हैं, ब्रोमीन में अलग होता है। ठीक है ना। वहां 1 और 82 और 1600 होता है। ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब मैं इसी को सॉल्व करता हूं कैसे। पहले वाला क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में देखो भाई क्या डिफरेंस आ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन की सिचुएशन ये थी, CH3, यहां CH3, यहां CH3 और यहां लगाया H, सॉरी हाँ यहां H। ठीक है ना। और यहां पर क्लोरीन से रिएक्शन करवाई। तो क्लोरीन से रिएक्शन करवाने पर एक तो प्रोडक्ट हमारे पास ये बन गया, एक बना Cl ये, और एक बन गया ये H। तो अब आपको यहां पर करना होगा। ठीक है ना। तो 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं जरा बताओ। 3 3 6 3 9, 9 × 1 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 9।
2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं? 0 है ही नहीं। 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो 1 इंटू कितना? 5 इज इक्वल टू व्हाट? 5। समझ पा रहे हो ना? तो 1 डिग्री का टोटल हाइड्रोजन 9, 9 इंटू 1 9। टोटल रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की 1 डिग्री की 1 होती है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया, टोटल 9 है, तो इसलिए 9 इंटू 1 9। 2 डिग्री है नहीं, 3 डिग्री में कितने हैं टोटल? एक ही है, तो 1 इंटू 5। तो आप परसेंटेज 1 डिग्री का जब परसेंटेज निकालोगे तो क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 9/9 प्लस 5 कितना? 14 इंटू 100। और 3 डिग्री का जब परसेंटेज निकालोगे, भाई ये 1 डिग्री वाला है, ये 3 डिग्री वाला जब परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा? 5/14 इंटू 100। क्या बात समझ पा रहे हो? तो अब आप ये समझ लो, ये 5/14 है, ये 9/14, तो ऑफकोर्स इसका परसेंटेज ज्यादा है, तो इसका परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब 1 डिग्री वाला परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब यही मेजर है। आप देखिए, और ये वाला माइनर है। समझ पा रहे हो ना? लेकिन अगर फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपको ये मेजर दिखेगा। हाँ भाई, बात समझ पा रहे हो? इसी तरीके से मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का परसेंटेज भी निकाला जाता है और ब्रोमो डेरिवेटिव का भी परसेंटेज निकाला जाता है। और ब्रोमीन में यहां रिएक्टिविटी का जो टर्म है वो अलग हो जाता है, जो मैंने अभी लिखाया 182 और 1600, बिल्कुल सेम तरीके से। ये एक बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट होता है, ठीक है ना? बात समझ पा रहे हो? तो अभी आपसे क्वेश्चंस ज्यादातर कैसे पूछे जाते हैं? ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है, आपको थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है। अब एक लास्ट बात और समझ लें जरा। अच्छा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पहले सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है ना? अब यहां पर एक बात हमें समझनी है। हमने आपसे कहा था कि रिएक्शन करने के लिए हमारे पास फ्लोरीन भी रिएक्शन करता है, क्लोरीन भी रिएक्शन करता है, ब्रोमीन भी रिएक्शन करता है और आयोडीन भी रिएक्शन करता है। हमने कहा था ये वाला जो होता है ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इसमें क्या होता है कि ये रिएक्शन होती ही नहीं, होती है लेकिन हम उसको किससे बनाएंगे? इसको स्वाट रिएक्शन से बनाते हैं। मतलब हम ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, मतलब हम ये कहें कि इसकी रिएक्शन फ्लोरीन से करवा दी जाए सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CH3F बनता तो है HF के साथ, लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मली लैब में नहीं बना सकते हम इसको नहीं बना सकते हैं। लेकिन कोई कहे नहीं जबरदस्ती बनाओ तो भाई ऐसे लिख देंगे हम। लिखने में क्या जाता है? लिखने में कौन सा विस्फोट हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली काम नहीं हो सकता तो हम थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे? तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि भाई लिखेंगे कैसे। तो इसके लिए हमारे पास रिएक्शन होती है कौन सी? एक रिएक्शन सिंपली जैसे मान लिया कहा जाए CH3Cl और इसकी रिएक्शन करवा दी जाए Hg2F2 से, या AgF से करवा सकते हो, AgF से ले लो आप, और यहां पर बन जाएगा CH3F और प्लस Hg2Cl2 या AgCl, यहां पर Hg2Cl2 या AgCl, ये बन गया फ्लोरोमीथेन। और इस रिएक्शन को कहते हैं स्वाट रिएक्शन। ये स्वाट रिएक्शन है जो कि एल्काइल हैलाइड में पढ़ोगे आप। एल्काइल हैलाइड में इस रिएक्शन को, एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी है ना पूरी ये, तो यहां से फ्लोरो एल्केन बनाया जा सकता है, यहां से नहीं बनाया जाएगा। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? नोट करिए इसको जल्दी से। और इसी तरीके से मैं आयोडीन की बात करूं, आयोडीन की, तो आयोडीन में भी क्या होता है कि अगर ये रिएक्शन लिखी हुई है CH4 और प्लस HI से रिएक्शन करवा दी जाए तो ये बन जाता है क्या? CH3I और प्लस CH3I, क्या कर रहा हूं, I2 और प्लस HI, ठीक है ना? अब क्या होता है कि HI वापस CH3I से रिएक्शन करके वापस CH4 इसमें फिर बन जाता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। तो आयोडीन का भी आयोडो एल्केन बनाना बहुत टफ होता है। तो आयोडो एल्केन में भी क्या किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, ये जो HI है ना, इस HI की रिएक्शन हम HNO3 से करवा देते हैं। तो HNO3 से रिएक्शन करवाने पर ये NO2 प्लस H2O प्लस I2 बन जाता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल जाते हैं जिससे ये वापस नहीं आ पाता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल बनी रहती है। तो रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? HI में HNO3 डालना होता है, नाइट्रिक एसिड डालना होता है। जब नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो नाइट्रिक एसिड से NO2 और H2O निकलेगा और ये आयोडाइन, भाई ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप देखो। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? -1 को किस में कन्वर्ट कर दिया? 0 में। ये रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट है ना, तो ये -1 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वहां पर HI जो है I2 में आ जाएगा। तो जब HI नहीं रहेगा तो वापस रिएक्शन रिवर्ट नहीं हो पाएगी।
तो ऐसी सिचुएशन में इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाया जाता है। तो आइडो एल्केन बनाने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक्सपेरिमेंटली यहां पर भी प्रॉब्लम आती है। तो खाली अच्छा कहां रहता है? क्लोरीनेशन में और ब्रोमिनेशन में, ठीक है ना, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात आप जरा समझ ले, नोट करिए इसको जरा फास्ट, थोड़ा सा जल्दी से नोट करिए। ठीक है ना, आपको ये वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, ये H2O ये यहां पर प्लस I2 यहां लिख दिया, और ये यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर Hg2Cl2 होगा अगर ये होगा, और अगर AgF होगा तो यहाँ AgCl बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर ये होगा तो ये बन जाएगा, और ये होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा एक चीज और, जैसे मान लिया अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई एक्सपेरिमेंटली मुझे कुछ नहीं पता, फ्लोरीन तो आप हटा दीजिए, फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा वैसा होता है। अगर मान लिया कोई कह दे कि भाई रिएक्शन करवाओ, और रिएक्शन करवाने के बाद बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। जैसे मान लिया ये कह दिया जाए CH3, यहाँ CH3, ये CH, ये CH2, ये CH3, ठीक है ना, मान लिया ऐसा, या यहां पर ऐसे चलो CH3, और अब इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवा दो, या इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करवा दो, या इसकी रिएक्शन आयोडीन से करवा दो। मतलब जनरल कांसेप्ट समझिएगा जरा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब आपसे ये पूछा जाए कि क्लोरीन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ब्रोमीन से कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और आयोडीन से कौन सा मेजर बनेगा, तो कौन कौन सा टर्म कहां कहां अटैक करता है, इस बात को अच्छे से समझ लो। क्लोरीन क्या करता है, हर डिग्री पर आसानी से रिएक्ट कर जाता है। इवन ब्रोमीन भी हर डिग्री पर करता है, क्योंकि दोनों सेलेक्टिव होते हैं। हालांकि ये दोनों ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं, क्लोरीन उतना सेलेक्टिव नहीं होता है। क्लोरीन में क्या होता है कि क्लोरीन यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। ब्रोमीन भी अटैक करेगा, लेकिन ब्रोमीन का जो मेजर कंपाउंड होगा वो 3 डिग्री वाला होगा, और क्लोरीन का क्या होगा, यहां भी अटैक करेगा, यहां भी करेगा, यहां भी करेगा, यहां भी करेगा, मोनोक्लोर डेरिवेटिव। और आयोडीन कहां करता है, आयोडीन हमेशा 1 डिग्री पर करता है। आयोडीन का मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री रहता है। मतलब इस बात को जरा खास, जरा मैं क्या कह रहा हूं जरा समझिए। अगर आपसे यह कह दिया जाए कि इसमें से जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन सकता है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, थियोरेटिकली अगर पूछा जाए मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो हमें पता नहीं होता है हमेशा। तो अगर ऐसी सिचुएशन पूछा जाए तो क्लोरीन जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सभी पर आसानी से अटैक करता है, लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो 3 डिग्री पर ही सबसे प्रेफरेंस जो है 3 डिग्री की रहती है, और आयोडीन की 1 डिग्री की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा रहती है। इवन फ्लोरीन की भी 1 डिग्री की प्रेफरेंस रहती है, लेकिन फ्लोरीन हाईली एक्सप्लोसिव होने की वजह से यूज नहीं करते हैं, लेकिन फ्लोरीन भी 1 डिग्री की प्रेफरेंस ज्यादा रहती है। यहां पर इन तीनों को समझो, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये 3 डिग्री का, या आयोडीन 1 डिग्री का। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा मेथड है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लिया ये आप हो, दिखाई दे रहा है आपको, ये आप हो, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये आप हो, ये आपके फादर है, ये आपके ग्रैंड फादर है, ये आप हो, ये आप हो, ये आपके फादर हैं, ये आपके ग्रैंड फादर हैं। समझना जरा, बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। इन तीनों को थियोरेटिकली प्रोडक्ट कौन से बनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके ग्रैंड फादर हैं। तो अब ये पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली में तीनों मेल्स हो, है ना। इस पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलने वाला है, इसको। फादर भी, पिताजी भी आपको बहुत प्यार करने वाले, और ग्रैंडफादर तो उनसे भी ज्यादा प्यार करने वाले। सबसे ज्यादा प्यार इसी को मिलने वाला है, इस छोटे को। इस छोटू को सबसे ज्यादा प्यार मिलने वाला है, हमेशा खुश होकर घूमता रहेगा ये, और इसको छूट रहेगी, तू कहीं भी जा सकता है, जहां इच्छा हो वहां जाओ। ये अगर मना करेंगे तो ये रोक देंगे, ये मना करेंगे तो ये रोक देंगे। तो मतलब पूरा सबसे ज्यादा प्यारा बच्चा ये होने वाला है। ऐसा होता है ना, ये कहीं भी जा सकता है। और ये सबसे छोटा कौन सा है, क्लोरीन। उससे बड़े कौन से हैं, ब्रोमीन। और दादाजी कौन से हैं, आयोडीन। सबसे छोटा कहीं भी जा सकता है, 1 पे जा सकता है, 2 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है। और फिर दादाजी क्या करेंगे, अच्छा ये ग्रैंडफादर है, गर्लफ्रेंड नहीं है, फुल फॉर्म लिख लेना, नहीं तो गर्लफ्रेंड में पता चला इन दोनों को कुछ मिलेगा नहीं, सब उधर ही चला गया। तो क्या करना है, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा। तो यहां पर क्या है कि जो आयोडीन है, ये दादाजी है, ये क्या करेंगे कि भाई सबसे ज्यादा इसको मिलेगा, और उसके बाद ये कहेंगे कि भाई मैं सबसे कम ले लूंगा, ये थोड़ा ज्यादा ले लें। तो ये जो ब्रोमीन होते हैं ये 3 डिग्री, इनको ये दादाजी इनको ज्यादा दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा, कि भाई सबसे ज्यादा बच्चा ले ले, उसके बाद ये ले ले, जो बचेगा वो हम ले लेंगे। और बचेगा क्या आखिरी में, 1 डिग्री। तो इसलिए
क्लोरीन तो 1 2 3 पर सब पर जाएगा, सारे मोनोक्लोरल प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ब्रोमीन का मोस्ट प्रेफरेबल जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी 3 डिग्री। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट होगा ना वो यही बनेगा, ये आंसर होगा इसका। और आयोडीन क्या करेगा, लास्ट में दादाजी बचे हैं, जो बचा वही ले लिया। और आयोडीन आपको पता है साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और इसके साइज बड़ा होने की वजह से वहां अटैक करता है जहां मिनिमम हिंड्रेंस होता है, पढ़ा है ना एल्काइल हैलाइड में। और मिनिमम हिंड्रेंस का मतलब व्हाट, 1 डिग्री। समझ गए? तो इस तरीके से हम अलग अलग टर्म्स को यूज करेंगे और इनको याद रखिएगा। इट इज कॉल्ड हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और इसमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव और डाइक्लोरो डेरिवेटिव के कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।